हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज एंशियंट पीरियड, उत्तराखंड के एंशियंट पीरियड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उस समय प्राचीन काल की जो ट्राइब्स हैं और जो सब ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, तो जो सब जब हम सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके दो टाइप के सोर्स आते हैं। एक होता है आपका लिटरेचर सोर्स और एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेचर सोर्स में आती है आपकी बुक्स। अब जो आपकी बुक्स होती हैं वो बुक्स होती हैं आपकी टू टाइप्स की। एक होती है आपकी धार्मिक बुक्स यानी कि रिलीजियस बुक्स, जैसे कि रामायण महाभारत बाइबल, ये सब आपकी क्या है, रिलीजियस बुक्स है। और एक होती है आपकी नॉन रिलीजियस बुक्स। नॉन रिलीजियस बुक्स में आ गई जैसे कि आपका मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है। इस प्रकार की जो बुक्स हैं वो आपकी क्या है, नॉन रिलीजियस है, यानी कि जिसका किसी धर्म विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है या उसमें किसी भी ऐसी धार्मिक चीजों को लेकर बात नहीं कही गई है, बहुत ज्यादा धर्म से रिलेटेड वो बुक आपकी नहीं है, तो वो आपकी नॉन रिलीजियस बुक्स में आ जाएगी या अधार्मिक स्रोतों में आ जाएगी। दूसरे हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में वो बुक्स आती हैं आपकी जो आप सॉरी आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपके वो सोर्स आते हैं जैसे कि मान लो हमें कोई कॉइन्स मिल गए, कोई हमें कंकाल मिला, ठीक है, या हमें कोई मंदिर मंदिर है, या आपकी उस समय की मूर्तियां प्राप्त हो गई हमें, ठीक है, या उस समय के कोई बर्तन वगैरह मिल गए, या कोई लेख उस समय का लिखा हुआ मिल गया। लेख अब दो टाइप के हो गए, अगर वो किसी शिला यानी कि पत्थर पे लिखा है, स्टोन पे लिखा है, तो स्टोन इंस्क्रिप्ट हो गए आपके। या अगर वो किसी धातु के बने हुए चीज पे लिखा है, जैसे कि कॉपर पे लिखा है, पीतल पे आपके लिखा है, तो वो आपके इंस्क्रिप्शन हो गए। तो ये सारे आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। अब उत्तराखंड को जानने के लिए हमें जो सोर्सेस मिलते हैं, वो जो बहुत पुराना वाला इतिहास है ना, उस इतिहास को बताने के लिए हमारे पास उतने ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। बहुत ज्यादा क्लियर कट किसी में एक सिस्टमैटिक ढंग से कोई इतिहास उत्तराखंड का आपको किसी एक बुक में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड का जो एरिया है, इस एरिया के बारे में बात अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन है, कुछ इंस्क्रिप्शन आपके उत्तराखंड में पाए गए, कुछ इंस्क्रिप्शन आपके बाहर हमें उत्तराखंड से बाहर हमें देखने को मिले, तो उनमें हमें बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं जिनको जोड़कर ही हमने क्या करा है, उत्तराखंड की हिस्ट्री एक सिस्टमैटिक ढंग से फॉर्म करी है। ठीक है, जो भी आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स मिलती है उसमें यही प्रयास किया गया है कि आपको क्या हो, आपको जो हिस्ट्री है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिल जाए कि एंशंट में क्या था, फिर मिडाइवल में क्या चला, मॉडर्न में क्या चला, तो ऐसे करके। तो अगर हम लिटरेचर सोर्स की बात करें तो जो भी आपके हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सभी जो भी धर्म ग्रंथ है उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स है उनमें इतिहास, उसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में आपको काफी सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। इसमें जो आपका महाभारत और स्कंद पुराण है, ये उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे कि ऋग्वेद हो गया आपका, अथर्ववेद हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण है आपका, छांदोग्य है, शिव पद्म है, मत्स्य विष्णु पुराण है, बृहद पुराण है, महापुराण है, या अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की जैसे कि दिव्यादान, जातक, महावंश, इन सभी ग्रंथों से भी हमें कुछ कुछ जानकारियां मिलती है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें कि उन बुक्स की जो आपके रिलीजियस बुक्स नहीं है, नॉन रिलीजियस बुक्स है, तो उसमें आती है आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास ने लिखी है आपकी रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, इसमें वो उत्तराखंड के बारे में वर्णन करते हैं। बाण भट्ट की हर्षचरित में उत्तराखंड का वर्णन आता है। राजशेखर की काव्य मीमांसा है, और इसी प्रकार से कुछ आपके मुस्लिम टेक्स्ट हैं जैसे कि जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, तारीख है बदायूनी, मासिर उल उर्मा उमरा, इन सभी में हमें क्या देखने को मिलता है, इन सभी में हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो राजवंश हुए जैसे कि आपका पवार राजवंश हुआ, तो पवार राजवंश में भी कई सारे विद्वान रहा करते थे। उन विद्वानों द्वारा लिखी एक बुक है आपकी मानदेय काव्य, उसमें भी उत्तराखंड के बारे में दिया गया है। एक है आपकी गणराज वंश काव्य, उसमें भी उत्तराखंड के बारे में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक और बुक है आपकी रामायण प्रदीप। इन सभी बुक्स में हमें उत्तराखंड के बारे में, हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें इन बुक से जानकारी मिलती है। अब अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो उत्तराखंड के कई स्थानों से हमें ऐसी गुफाएं मिली हैं जिन पर क्या करा है, जिन पर लाल रंग से या गेहुए रंग से चित्रकारी करी गई है। गेहुआ रंग का मतलब है मेरा हल्का ब्राउनिश टाइप का जो कलर होता है वो,
उससे क्या गया, चित्रकारी करिए तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें कई बार आपको ऐसे ग्रुप्स में लोग डांस करते हुए ऐसे नजर आएंगे, कुछ ऐसे पशु 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 पक्षियों की कुछ आपको आकृतियां देखने को मिलेंगी। तो कई सारे समाधियां मिलेंगे, शवाधान है, ये गुफा चित्र में आ गया आपका, ये केव पेंटिंग्स है। तो इन सभी चीजों से हमें क्या पता चलता है, उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। और इसके साथ साथ ही हमें कई सारे कॉइन्स मिले हैं। तो जो हमें कॉइन्स मिले हैं वो मुख्य रूप से आपके जो हमें कॉइन्स मिले वो मुख्य रूप से कुड़िंद और योद्धे वंश से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड में जो आपकी कुड़िंद वंश, कुड़िंद डायनेस्टी और जो योद्धे डायनेस्टी हुई उनसे रिलेटेड हमें कॉइन्स मिले हैं। तो ये कॉइन्स भी क्या करते हैं, उस समय के शासन के बारे में बताते हैं कि कौन शासक रहा होगा। कॉइन्स को देख के हम बता सकते हैं कि कैसा उस समय शासन रहा होगा। अब ये जो कॉइन्स हमें मिले हैं वो मुख्य रूप से या तो आपके सिल्वर में है, या आपके कॉपर में है, या किसी और मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में हमें जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो उसकी जो लैंग्वेज है वो या तो संस्कृत है, या पाली है, या आपकी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मेन रूप से आपके अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, केदारनाथ, गोपेश्वर, द्रोणगिरी, माणा, देवप्रयाग, अम्बरी गांव, पलेठा, इन सभी जगहों से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड के बाहर से जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिनमें उत्तराखंड के बारे में बातें कही गई हैं या उत्तराखंड का वर्णन किया गया है किसी भी चीज को लेकर, तो वो आपके कुछ ये अभिलेख है। जैसे कि हो गया आपका बरहुत एवं मथुरा अभिलेख, उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यशोवर्मन का खजुराहो अभिलेख, धर्मपाल का खालिमपुर शासन पत्र, देवपाल का मुंगेर शासन पत्र, और नारायण पाल का आपका भागलपुर शासन पत्र। तो इन सभी में उत्तराखंड के बारे में कुछ कुछ दिया गया है जिनको हम सब जोड़कर क्या करते हैं, उत्तराखंड का एक इतिहास बनाते हैं। अब देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में यही दिया गया है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो उत्तराखंड की जो एंशिएंट ट्राइब्स थी उनमें आपकी 4 ट्राइब है। एक है आपकी कोल, किरात, खश और भोटांतिक या शोका प्रजाति। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलों की। तो कोल जो है उन्हें उत्तराखंड की सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज माना जाता है। ठीक है, अभी जो आपकी करंट में जो उत्तराखंड की संस्कृति है उन पर भी आप कोलों का प्रभाव देख सकते हैं। अब जो प्राचीन आपके लिटरेचर है उनमें कोलों को मुंड या शबर नाम से संबोधित किया गया, यानी उनको शबर या मुंड भी कहा है। तो ये इनके 2 और नाम हो गए, अब इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि किसे शबर और मुंड नाम से संबोधित किया गया या किसके नाम है, तो ध्यान रखना किसके नाम है, आपके कोलों को ही शबर और मुंड नाम से कहा गया। अब कोल जो दिखने में होते हैं, कोल होते हैं दिखने में, इनका कद यानी इनकी जो हाइट है वो छोटी होती है, थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, इनकी नाक हल्की चपटी होती है, होंठ थोड़े मोटे होते हैं, और केश क्या होते हैं, इनके जो बाल है थोड़े कर्ली हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोलों की आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। फिर कोलों में जो इनका सामाजिक जीवन है, उनका सामाजिक जीवन थोड़ा सरल ही है ज्यादा। कोलों के सामाजिक जीवन में एक बड़ी प्रमुख प्रथा है जिसका नाम है कुमार कुमारी गृह प्रथा। ठीक है, उसके बाद कोल क्या करते हैं, अगर कोलों में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ होने के बाद, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो मृत के शरीर को अलग अलग तरीके से उसको अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, मृतकों का क्या करते थे, अंतिम संस्कार करते थे। उनमें से एक टाइप का कोल भी क्या करते फॉलो करते थे। तो कोल क्या करते थे, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको ऐसी डेड बॉडी को ऐसे ही खुले में फेंक देंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसकी जो हड्डियां होंगी उसे एक मिट्टी के बर्तन में एकत्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसको दफना देंगे। ठीक है, कोल जो है आपके ये भी भूत प्रेत, झाड़ फूक, जादू टोना इन सब में विश्वास रखते थे, और ये लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। नाग पूजा, लिंग पूजा का भी इनमें प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। और इनमें जागर, जो उत्तराखंड में अभी भी जागर लगाए जाते हैं, जागर हो गया, पशु बलि भी कई जगह दी जाती है, बकरी की, भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये बलि आपको इन जनजातियों में भी देखने को मिल जाएगी। अगली जो जनजाति है वो है आपकी किरात जनजाति। किरात जनजाति के बारे में आपको कई सारे अभिलेखों से मिलेगा, और कई सारे जो विदेशी लेखक हैं वो भी इस जनजाति का वर्णन करते हैं। किरातों को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कीर, किन्नर, कीर पुरुष या भिल्ल। ये जो भिल्ल नाम हमें मिलता है ये हमें स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को भिल्ल नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, यानी उनके लिए भिल्ल नाम का प्रयोग किया गया है।
किरातों ने क्या किया, किरातों ने कोलों को उनके निवास, जहां जहां कोल रहा करते थे वहां वहां किरात आए, किरातों ने कोलों को उनके जगह से भगा दिया। और फिर उसके बाद जो ये कोल हैं वो कहाँ चले गए, हाँ कोलों को उनकी जगह से भगा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब खश आए तो खशों ने क्या किया, खशों ने किरातों को भी उनके स्थानों से भगा दिया। और किरात फिर कहाँ जाके बस गए, आपके जो दुर्गम दुर्गम आपका जो पिथौरागढ़ मुंशियारी वाला एरिया है ना, दुर्गम आपके पहाड़ी इलाके, वहां पे जाके ये लोग बस गए। अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट टाइम में ये लोग आपके मुंशियारी, कपकोट, टनकपुर, अस्कोट, द्वाराहाट और कई सारे तराई भाबर के जो एरियाज है वहां ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये लोग रहते हैं मतलब इनके किरातों के जो वंशज है वो रहते हैं। ठीक, अब इनका संबंध, जो किरात है इनका संबंध मंगोल प्रजाति से माना जाता है। मंगोल प्रजाति की तरह ये दिखने में होते हैं, इनका कद छोटा होता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है, नाक इनकी क्या होती है, हल्की सी चपटी सी होती है, और माथा भी थोड़ा चपटा होता है। दूसरी बात, ये इनकी जो दाढ़ी मूछ है वो बहुत कम आती है या होती ही नहीं है। इन्होंने मुख्य कार्य, इनका जो प्रमुख कार्य था वो था पशुपालन, ये पशु पाला करते थे। और इनमें संयुक्त परिवार व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ये लोग भोजन में मांस, मदिरा, शहद और सत्तू खाया करते हैं। और बहुदेववाद के समर्थक है, यानी कि पॉलिथिज्म को फॉलो करते हैं। पॉलिथिज्म का मतलब होता है कि एक से ज्यादा इनके उसमें देवता हुआ करते थे। और इनके जो आराध्य देव है वो है आपके शिव। ये भी कोल प्रजाति की तरह ही भूत प्रेत, जादू टोने, इन सब में विश्वास करते हैं। ठीक है, अगली जो आपकी जनजाति है वो है आपकी खस जाति। ठीक है, खस जो जाति है आपकी, ये आपकी आई, खस जातियों का वर्णन आपके महाभारत, मनुस्मृति, बृहद संहिता, काव्य मीमांसा और आपके अगर विदेशी लेखों की बात करें जैसे कि टॉलमी, पिलनी, अरबरूनी जो है, इन लोगों ने इसका क्या करा है, वर्णन करा है। तो गुप्त काल से लेकर 12वीं सदी तक उत्तराखंड और जो पश्चिमी नेपाल का जो हिस्सा है उसको बाकी जो भारत के बाकी लोग जो थे वो खस देश के रूप में जानते थे। यानी उस समय उत्तराखंड का क्या नाम था, किस रूप में जानते थे, वो उत्तराखंड के रूप में नहीं जानते थे, क्या जानते थे कि यहाँ पे क्या है, खस देश है, यहाँ पे खस लोग रहते हैं। ठीक है, और यशोवर्मन का जो खजुराहो का जो लेख है और सहनपाल का जो बौद्ध गया में जो लेख है उसमें भी खसों का उल्लेख किया गया है। अब अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो इनका जो मेन व्यवसाय था, यानी मेन इनका ऑक्यूपेशन था, वो था कृषि करना और पशुओं को पालना। ठीक है, इसके अलावा ये लोग खनिज, जड़ी बूटी, चमड़ा, खाल और शहद के द्वारा भी क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, यानी इनको भी बेचकर ये लोग पैसे कमाते थे। और इनका जो सामाजिक जीवन है वो काफी सरल हुआ करता है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं होता है, कोई जाति, ऊंची जाति, नीची जाति इस जनजाति में नहीं होती है। कोल और किरातों से इनके संबंध अच्छे रहे हैं। और 1885 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो खश थे उन्हें शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया, शूद्र यानी कि निम्न वर्ग में शामिल कर दिया। तो अभी उत्तराखंड में जो भी लोग रहते हैं वो अगर इस डायनेस्टी से रिलेट करते भी हैं तो भी वो खुद को खश या खशिया कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि क्या हुआ, अंग्रेजों के टाइम पे इनको किसमें शामिल कर दिया गया था, निम्न जाति में शामिल कर दिया गया था। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसे कोई निम्न जाति का बोले। ठीक है, अब इनके उसमें कुछ आपकी सामाजिक प्रथाएं हैं। तो इनकी सामाजिक प्रथाओं के बारे में बात करें तो इनकी एक प्रथा है घर जमाई की प्रथा। तो घर जमाई तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि इसमें शादी के बाद जो लड़का है वो कहाँ रहेगा, लड़की के घर रहेगा घर जवाई बन के। तो ये घर जवाई की प्रथा हो गई। दूसरी प्रथा होती है इनकी जेठों की प्रथा। जेठों की प्रथा में क्या होता है कि परिवार का जो सबसे बड़ा भाई होगा उसे बाकी भाइयों की अपेक्षा क्या मिलेगी, ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है जठेला। जठेला ना उस बेटे को कहते थे, मान लो अगर कोई स्त्री क्या करे, किसी औरत का विवाह हुआ, उसका बेटा हुआ, फिर वो अपने पति को छोड़कर या किसी भी कारण से मतलब डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसने दूसरा विवाह कर लिया। तो अब जो उसके पहले पति से जो बेटा पैदा हुआ था उसको कहेंगे हम जठेला। उसको क्या नाम, उसको क्या कहते हैं ये लोग, जठेला बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें एक और प्रथा है टेकुआ प्रथा। कौन सी प्रथा, टेकुआ प्रथा। हो सकता है आपको ये प्रथा थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन देखो जो प्रथाएं होती हैं या जो भी आपका कल्चर है वो हर आपकी सोसाइटी के अनुसार बदलता रहता है, इसमें सही या गलत जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस आपकी ना तो सही होती है ना ही गलत होती है, वो बस उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय का जो टाइम है जिस समय वो प्रथा स्टार्ट हुई उसको रिप्रेजेंट करती है। अब आगे उसको लेके जाना ना जाना ये डिपेंड करता है वर्तमान स्थिति का और उस समय के जो लोगों का बौद्धिक स्तर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इन प्रथाओं को किसी भी तरीके से वैसे ना ले, ये सब प्रथाएं होती है आपकी। ठीक है, जैसे घर जवाई, जेठो, जठेला, ये सब आपकी प्रथाएं, कल्चर आपका एक कल्चरल प्रैक्टिस है और बस हो गया। अब देखो इसी प्रकार इनमें एक थोड़ी सी एक प्रथा होती है जिसका नाम है टेकुआ। टेकुआ प्रथा में क्या होता है कि अगर कोई लेडी विधवा हो गई है तो वो विधवा होने के बाद अगर किसी भी पुरुष को, चाहे वो शादी करके अपने साथ रख ले या वो ऐसे ही उसके साथ रह रहा है,
तो उसके बाद अगर उनकी कोई भी संतान पैदा होती है तो उस संतान को जो उसका पहला पति था उसकी जो भी प्रॉपर्टी रही होगी उसमें उसको पूरा उसको हिस्सा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अब उस लेडी ने किसी और से शादी कर ली या किसी और पुरुष के साथ रह रही है तो उस आदमी के हिसाब से उसका वंश चलेगा। उसका जो वंश है उस लेडी का, वो वंश उसका पहले पति के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रथा को कहते हैं हम टेकुआ प्रथा। अब देखो, खस जो लोग थे वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, कई सारे देवताओं की पूजा किया करते थे, जैसे कि नरसिंह हो गए, नाग पूजा हो गई, ग्राम देवता हो गए, इनमें भी जागर का प्रचलन होता था और पशु बलि का प्रचलन भी था। और खश आपके निम्नता का सूचक है तो मैंने बता ही दिया था। और ये जो खश लोग हुआ करते थे ना, ये अच्छे वीर योद्धा माने जाते थे। और ऐसा भी, और महाभारत में इसका जिक्र भी है कि खशों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतांतिक प्रजाति या शौका प्रजाति के बारे में। तो देखो, भौतांतिक प्रजाति या शौका प्रजाति क्या होती है कि इनकी जो शारीरिक बनावट है, यानी फिजिकल अपीयरेंस, तो इनका दिखने में किरात प्रजाति का जैसा ही है। यानी ये भी किसके जैसे ही होते हैं, मंगोलों, जो आपकी मंगोल जाति है ना, उसी के जैसे दिखते हैं। यानी कि दिखने में हाइट थोड़ा कम होगी, नाक छोटी और चिपटी होगी, माथा थोड़ा सा चिपटा होगा, और दाढ़ी मूछें अमूमन इनमें नहीं होती है, या होती हुई तो बहुत लाइट सी होती है। और ये लोग मेन रूप से आपके चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। और ये जो आपकी भौतांतिक या शौका प्रजाति थी, ये आपकी एक ट्रेडिंग स्पीशीज है। यानी इनका जो मेन व्यवसाय था वो था व्यापार करना। और ये व्यापार किससे करते थे, तिब्बत के साथ इनका बहुत बढ़िया व्यापार चला करता था और काफी लंबे अरसे तक इनका व्यापार चला है। और इनको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका शौका हो गया, तोलछा हो गया, मारछा हो गया, और तिब्बती कहकर भी इन्हें बुलाया जाता है। अब देखो, प्राचीन जो भी हमारे एंशिएंट आपके लिटरेचर है या जो भी आपके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनमें इन्हें शौका नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, उनमें इनका नाम आपको क्या मिलता है, शौका नाम मिलता है, इसको याद रखना। अब जो आपकी शौका प्रजाति है वो अलग अलग जगहों पर रहती है, इस आधार पर इन्हें 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हो गया आपका शौका। तो जो इस प्रजाति के लोग आपके व्यास, चौदास, धौली गंगा का वो हिस्सा जो कि कुमाऊं में बहता है, कुमाऊं वाला, और काली नदी की घाटियों में जो भी लोग निवास करते हैं उन्हें कहते हैं शौका। उसके बाद है जोहारी। तो गोरी नदी घाटी के निवासी जो हैं उन्हें कहते हैं जोहारी। ये अधिकतर लोग जोहार या मुंशारी परगने में रहते हैं। उसके बाद है आपके दारमिया। दारमिया लोग पिथौरागढ़ जिले में एक दारमा परगना है, उसमें निवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, दारमिया। फिर है आपके तौलछा। तौलछा आपके धौली घाटी यानी जो गढ़वाल में है उनमें निवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, आपका तोलछा कहते हैं। इसके बाद है आपका मारछा। मारछा जो चमोली जिले की विष्णु घाटी में निवास करने वाले लोग हैं उन्हें कहते हैं हम मारछा। फिर है आपके जाड़। जाड़ क्या है, आपके उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, जाड़। तो इस प्रकार से आप शौकाओं को 6 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, 6 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। अब ये जब व्यापार करने जाते थे तो अब व्यापार करने कोई अकेला अकेला तो जाएगा नहीं, क्योंकि कई सारे जो इनका जो व्यापार चल रहा था, पिथौरागढ़ में ये लोग अधिकतर पिथौरागढ़ के बॉर्डर में रहा करते थे, और तिब्बत आपका क्या है, चाइना के बॉर्डर पे है। तो इनमें आपस में व्यापार चलता था। अब यहां से यहां जाने के लिए इनको कई सारे दुर्गम दर्रों से होकर गुजरना पड़ता था। तो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी अकेला चलेगा अपना सामान लेके और चल देगा व्यापार करने। तो ये लोग क्या करते थे, ग्रुप्स में चला करते थे, समूह में रहा करते थे। तो इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कूच कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कूच कहा जाता था। ठीक है, इनका जो सामाजिक जीवन है वो काफी सरल और साधारण हुआ करता था। इनका जो धार्मिक है चाहे सामाजिक जीवन है उनमें बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं है, यानी बहुत ज्यादा आपका कट्टरता को कहते हैं इंग्लिश में, बहुत ज्यादा बाइगोट्री नहीं है। और ये इनका जो समाज है वो इनकी उपजातियों यानी राठ या बिरादरी, राठ बोलते हैं ये लोग, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बिरादरी बोला जाता है, सगोत्र में विभक्त होते हैं। ठीक है, अब जो इनके राठ हैं, अलग अलग राठ अलग अलग पशुओं या वनस्पतियों को टोटम के रूप में पूजते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो राठ है, प्रत्येक बिरादरी का क्या होता है, अपना टोटम होता है। और ये जो राठ है वो रक्त संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि एक फैमिली के जो भी लोग होंगे, जो बड़ी फैमिली है उसके बाद ऐसे टूटते गए, ऐसे ऐसे डिवाइड होते गए ना, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तो जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है वो सारे एक राठ में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक राठ में आ गए तो इनके आपस में क्या होती है, ए राठ में आपस में लोगों की शादियां नहीं होती है। ठीक है, एक ही राठ में आने जो भी परिवार आएंगे उनके आपस में मैरिजेस नहीं होंगी, वो एक ही बिरादरी के माने जाते हैं।
अगर इनके खान पान की बात करें तो खाने में ये लोग गेहूं, चावल, दाल, मांस और एक सत्तू का सेवन करते हैं। सत्तू जो होता है वो जौ और घी से बना हुआ होता है। ये एक विशेष प्रकार की चाय पीते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हो ना, चाय में अपने चाय पत्ती डाली, दूध डाली, चीनी डाली, इलायची डाली तो चाय बन गई। इनकी चाय क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। इसीलिए इनकी चाय का नाम भी क्या है, जिया है इनकी चाय का नाम। अब ये इसमें चाय पत्ती डालते हैं हमारी तरह, दूध डालते हैं हमारी तरह, नॉर्मल मतलब सभी लोग जो नॉर्मल चाय बनती है वो। लेकिन ये लोग उसके साथ डालते हैं उसमें हल्का सा नमक, और उसके साथ डालते हैं उसमें मक्खन या घी, और उसके बाद उसको फेंटा जाता है। उसके बाद जो पेय पदार्थ जो बनता है आपका, उसे बोलते हैं जिया। ठीक है। और कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो, इनऑस्पिशियस ओकेजन हो, उस पे ये लोग मदिरा का सेवन करना अच्छा मानते हैं। और अपनी मदिरा यानी अपना लिकर, अपनी अल्कोहल ये खुद ही बनाते हैं। और ये खुद बनाते हैं, उसको ये नाम देते हैं च्यक्ति या द्वैग। किस नाम से जाना जाता है, च्यक्ति या द्वैग नाम से। इसी प्रकार से ये लोग चावलों से भी एक बहुत बढ़िया पेय बनाते हैं जिसका नाम है जान, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, जान नाम से संबोधित कर। अब देखो ये लोग क्या है, ये लोग भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, काफी सरल स्वभाव के होते हैं, ज्यादा झगड़ा फसाद नहीं करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, शांति से रहते हैं। ठीक है। तो इनमें भी हिंदुओं की तरह ही कई सारे धार्मिक संस्कार होते हैं। तो इनके जो नामकरण संस्कार है, जैसे हमारे उसमें नामकरण संस्कार बोलते हैं, इनके यहाँ उसको बोला जाता है भूमो। क्या बोला जाता है, भूमो। इसी प्रकार से एक चूड़ा कर्म संस्कार जो हिंदू धर्म में होता है, इनके उसमें बोला जाता है उसे पसवा, पस्पा वोसो। और इसी प्रकार से इनमें विवाह संस्कार होता है। एक युवा ग्रह प्रथा भी होती है। युवा ग्रह प्रथा बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसे इनकी भाषा में रण बड़ नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रण बड़ नियम कहते हैं। ऐसा मान लो जैसे आजकल मॉडर्न टाइम की डेटिंग है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रह होते हैं, इन घरों में युवक और युवती यानी लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं। अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्हें पसंद आ जाता है सामने वाला, तो फिर वो लोग क्या कर लेते हैं, आपस में शादी लेते हैं। तो इसे ही कहते हैं युवा ग्रह प्रथा, या इनकी इनकी लैंग्वेज में कहें तो रणबड़ नियम कहा जाता है। ठीक है। ये जो आपका प्रचलन, ये जो आपकी प्रथा है, इसका प्रचलन मेन रूप से आपके दारमा एवं व्यास घाटी के जो शौका होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। दूसरा, इनमें कुछ जो इनकी उपजातियां हैं वो क्या करते हैं, राक्षस विवाह का भी प्रचलन उनमें देखा गया है। देखो राक्षस विवाह का मतलब क्या होता है कि इसमें लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उससे शादी कर ली जाती है, तो उसे राक्षस प्रथा कहते हैं। मेरे ख्याल से वर्तमान में तो शायद ही करंट सिनेरियो में इस प्रकार की प्रथा का कोई समर्थन, कोई इसको फॉलो कर रहा होगा, बट फिर भी ये इनके एक कल्चर का इनके पार्ट है। ठीक है। अगला है आपका भोटांतिक व्यापार। भोटांतिक जो व्यापारी हैं, अब देखो ये लोग क्या करते थे, इनके द्वारा जो व्यापार किया गया उसी को नाम दिया गया भोटांतिक व्यापार। तो ये एक व्यापारिक प्रजाति थी, बहुत ज्यादा घूमा करती थी, घुमक्कड़ प्रजाति थी, एक जगह पर नहीं रहती थी। इसीलिए इन्होंने कृषि न करके पशुपालन और व्यापार को अपने लाइवलीहुड का ऑप्शन चुना। तो इनका व्यापार 19 जब से ये लोग मतलब इन लोगों की ट्राइब जब से बसी होगी, जब से बनी होगी, तब से लेकर 1962 तक इनका व्यापार तिब्बत से बढ़िया चलता रहा। बीच बीच में कभी स्लो हुआ, कभी बहुत बढ़िया फला फूला, लेकिन कंटिन्यू मतलब लेकिन चलता रहा। लेकिन 1962 में फिर क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुई। इंडिया चाइना वॉर होने के बाद इनका जो व्यापार है तिब्बत के साथ वो बंद हो गया। फिर काफी प्रयास किए गए, 1992 के आसपास दोनों गवर्नमेंट के बीच एक संधि हुई, ट्रीटी हुई कि इस व्यापार को फिर से स्टार्ट किया जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर किसी कारण से 1997 तक ये व्यापार चल नहीं पाया, और उसके बाद जब भी इस व्यापार को स्टार्ट करने की कोशिश की गई तब तब दिक्कतें आई, तो फिर ये बंद ही हो गया। तो अभी तिब्बत के साथ व्यापार इनका जो होता था वो नहीं होता है। अब जिस समय इनका व्यापार हुआ करता था वो बड़ा ही इनके लिए गोल्डन टाइम हुआ करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा ये वहां से पैसा कमाते थे और इनकी जीविका का वो एक साधन था बहुत अच्छा। तो ये तिब्बत को गेहूं, चावल, जौ, मडुआ, झिंगोरा, तांबा, लोहा, पीतल की बनी वस्तुएं, चीनी, तंबाकू ये सब निर्यात करते थे, और बदले में उनसे नमक, सोडा, सुहागा, कच्चा ऊन, चवर, टट्टू, भेड़, बकरी ये सब क्या करते थे, आयात करते थे। अब देखो महाभारत और कुलिंद काल में क्या हुआ, ये जो व्यापार था वो बहुत फला फूला। लेकिन जब कत्यूरी शासन आया, तो कत्यूरी शासन खुद भी बहुत हिला डुला था, हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के। तो कत्यूरी शासन कभी सुदृढ़ तरीके से उत्तराखंड में शासन नहीं कर पाया। तो अब राजा का शासन ढंग से नहीं चल रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इनके तिब्बत व्यापार पे भी इफेक्ट पड़ा। फिर लेकिन क्या हुआ, जब चंद काल आया, जब चंद राजाओं का समय आया, तो उस समय इनका तिब्बत के साथ व्यापार बहुत फला फूला। खास तौर पे बाज बहादुर चंद के टाइम पे बाज बहादुर चंद ने इनके व्यापार को अब बहुत अच्छे से चले उसके लिए सारे प्रयास करें, जो भी मार्ग में
जो भी मार्ग में डाकू वगैरह होते थे उनका दमन किया गया, उनको नष्ट किया गया, हटाया गया, जिससे व्यापारियों को क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जब उत्तराखंड में गोरखा शासन आया आपका 1790 से 1813 के बीच में, तो उस समय भी इनका जो व्यापार है उसमें थोड़ा संकट के बादल आ गए, इनको बहुत दिक्कतें हुई व्यापार करने में। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का शासनकाल आया, तो अंग्रेजों के शासनकाल के समय तो इनका व्यापार बहुत ज्यादा फला फूला, गोल्डन टाइम था इनका, बहुत व्यापार इन्होंने किया, बहुत बढ़िया तरीके से इनका व्यापार हुआ अंग्रेजों के समय में। तो अंग्रेजों के समय से लेकर 1962 तक इनका जो व्यापार है वो बहुत बढ़िया चला। 1962 में क्या हुआ, फिर इनका व्यापार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब तो जो इनका, अब इन्होंने क्या किया, अब इनका व्यापार तो होता नहीं है चीन तिब्बत के साथ, लेकिन उस समय की जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, उनको इन्होंने अपनी लोक गाथाओं में, अपनी जो ये लोक गीत हैं उनमें क्या किया है, उनमें इनको समेट लिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।